ममानी जान, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ दे देना। बाहर मेहंदी का फंक्शन जोर शोर से चल रहा था और ममानी जान ने खूंखार निगाहों से उसे देखा। तुम्हें हर वक्त फजूल चीजों की पड़ी होती है। मुझे मालूम है, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तो सब कुछ तो तुम्हें दे दिया था। ममानी जान, पता नहीं क्यों तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और मेरे पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी सारे मेहमान बैठे हैं, जाकर उनको देखो। दफा हो जाओ। ममानी ने खूंखार निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तो उसकी आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। वो दौड़ते हुए बाहर आ गई। उसने देखा तो मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, लेकिन तकलीफ की वजह से वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। जब एक दो मुलाजमा उसे लेकर अंदर चली गईं, कहने लगी, बड़ी बेगम साई ने बोला है कि तुम यहाँ हमारे साथ काम करवाओ। वो घबरा गई थी। उसे काम करने से कभी कोफ्त नहीं होती थी। वो सारे काम करती थी, लेकिन आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद मेहंदी का फंक्शन खत्म होने तक वो सारे काम करती रही। अब काफी रात हो गई थी, तो उसके सोने की कोई जगह भी नहीं थी। मोमानी जान, मैंने कहाँ सोना है? वो कांपते हुए फिर से पूछने लगी। लेकिन अभी तक मोमानी ने उसके इस्तेमाल के लिए कोई चीज उसे नहीं दी जो वो इस्तेमाल कर सकती। वो कब से मोमानी को बताने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगी, देखो, कहीं भी जाकर सो जाओ, मगर इस वक्त मेरा दिमाग न खाओ। मैं बाकी मेहमानों को देख रही हूँ, और हाँ, सबके सोने के बाद तुमने सोना है। वो मेहमानों के बच्चों को संभालती रही। काफी रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। उसने देखा रोहाब के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, तो उसने गहरी सांस ली। उसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था रोहाब के कमरे में जाने से, मगर वो डरते हुए रोहाब के कमरे की तरफ चली गई। उसने जाकर आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला। फिर सामने बिस्तर नफासत से सजा हुआ था। वो जानती थी रोहाब की फ्लाइट सुबह की है, तो वो सुबह सुबह ही वापस आएगा। मैं अगर यहाँ पर सो जाऊं तो कुछ नहीं होगा, और तो ममानी जान को पता भी नहीं चलना, और अगर ममानी जान को पता चला तो उन्होंने मेरी जान निकाल लेनी है। वो सोचने लगी, मगर नींद की शिद्दत से उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे आकर बेड पर सोने के लिए लेट गई। अभी उसे सोए हुए आधा घंटा ही हुआ था, तो एकदम से ममानी ने आकर उसे झंझोड़ा। तुझे यहाँ किसने बोला था सोने के लिए? नीचे रुहाब आ गया है और वो मेहमानों से मिलकर ऊपर ही आ रहा है। जल्दी उठो यहाँ से। ममानी की बात सुनकर फातिमा बहुत ज्यादा घबरा गई। वो उनकी उनकी तो सुबह की फ्लाइट थी ना? वो कांपती हुई आवाज में बोली। अगले लम्हे मुम्हानी की नजर बेडशीट पर गई। वो खूनखार निगाहों से उसे देखने लगी। अरे, ये क्या? उसकी सारी बेडशीट तुमने खराब कर दी है। मुम्हानी ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। वो घबरा गई। वो मुम्हानी, मैं चेंज कर देती हूँ। तुझे पता है, वो अपने कमरे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। तूने ये क्या कर दिया? दफा हो यहाँ से, बल्कि ये चेंज कर कर जाना।
अब आधी रात को मैं ये सब चेंज करती फिरूंगी क्या? ये कहते हुए वो गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। उसने जल्दी से अलमारी खोली, अंदर से दूसरी बेडशीट निकाली और बेड पर बिछाने लगी। उसके हाथ लरस रहे थे क्योंकि उसे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। जल्दी से उसने बेडशीट बिछाई और दूसरी बेडशीट को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था जब एकदम से कमरे का दरवाजा खुला। वो और भी ज्यादा डर गई। खुश मुंह मुड़ते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो अपना कैरी बैग घसीटता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। सामने खड़ी हुई फातिमा को देखकर उसके लबों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट बिखर गई। वाह बेगम, तुम तो पहले से ही कमरे में मौजूद हो, उसने नरमी से उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से अपने हाथों को मुंह में लपकाने लगी। वो चलते हुए उसके पास आ गया। कैसी हो तुम? ये कहते हुए एकदम से उसके कंधों से पकड़कर उसे अपने गले से लगाया। उसने कितना याद किया था इस मासूम सी लड़की को। आज से 5 साल पहले वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बल्कि 5 साल पहले तो वो बिल्कुल बच्ची लगती थी। और उसने यही सोचा था कि वो वापस जाते ही उसे तलाक देकर इस रिश्ते से आजाद कर देगा। उसे याद था जब उसकी वो आखिरी सांसों पर थी, तब इन्होंने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करवाया था, और वो भी उसके बाबा को ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके बाद निकाह हुआ था। और वो उस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं था। मगर पहली नजर में रुहाब को वो इतनी हसीन लगी कि वो इसे अपने गले से ही लगा दिया। वो एकदम से उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर कर गई। आप ये क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में खोया हुआ। अगले ही लम्हे वो उसे देखने लगा। उसके हाथ से बेडशीट नीचे गिरी और वो फौरन से बेडशीट को उठाने लगी, मगर वो बेडशीट पर लगे हुए दाग देख चुका था। अरे, ये क्या हुआ है? ये दाग कहाँ से लगे? उसकी पेशानी पर फूल नमूदार हुए। कहीं से नहीं, वो कांपती हुई आवाज में खोया हुई। मैंने क्या पूछा है कि ये सब कुछ क्या है? वो नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथों से प्याले में भरते हुए पूछने लगा। मैंने बोला है ना कि कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगी जब उसने उसको बाजुओं से पकड़ लिया और उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना, पहले मुझे बताओ। अपनी कलाई को उसके हाथ में देखकर उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़का। प्लीज, मेरे हाथ को छोड़ दें, वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। वो उसे एकदम से खींच कर अपने सीने से लगा दिया और उसके गिर्द बाजू का हिस्सा कायम कर लिया। बताओ मुझे क्या हुआ है? अब की बार वो उसे अपनायत का एहसास दिलाते हुए पूछ रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि वो इसे इतनी ज्यादा अपनायत के साथ मिलेगा। यहाँ तो उसने अब तक सिर्फ नफरत ही बर्दाश्त की थी। उसे यही लग रहा था कि वो आगे भी न जाने उसके साथ क्या करेगा। वो एकदम से बहुत बुरी तरह से रोने लगी। अरे, बताओ मुझे क्या हुआ है? दोबारा से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए गोया गया। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये कहते हुए वो जल्दी से उससे अलग हुई। अरे, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? और ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? उसे सर से पैरों तक देखने लगा और वो उसे चाह के भी नहीं बता पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर वो समझ चुका था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है।
चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। और वो दोबारा उसे कहकर ना बता सकी कि इस घर में तो उसका कोई कमरा ही नहीं, वो तो क्वार्टर में रहती थी जहाँ मुलाजमीन रहते थे। और आज मेहमान ज्यादा होने की वजह से नुमानी ने यही बोला था कि शादी के दिनों में तुम स्टोर रूम में रह लेना, क्वार्टर में मत जाना, वरना हमारी नाक उठ जाएगी। इसी वजह से वो क्वार्टर में भी नहीं गई थी। वो बाहर लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई, अपने बाजू अपने घुटनों के गिर्द लपेटे हुए वो बुरी तरह से रोने लगी। जब नुमानी मुलाजमा को चाय देकर उसके कमरे की तरफ भेज रही थी, सोफे पर बैठी हुई उस लड़की की तरफ देखा। फातिमा, तुमने बेडशीट चेंज कर दी थी? उसने इस बात में सर हिलाया। जी, कर दी थी, वो कांपती हुई आवाज में गोया हो। वो मैंने स्टोर रूम में तुम्हारी चीजें रख दी हैं, वहां से जाकर उठा लेना। और पता नहीं क्या मुसीबत है, उल्टी सीधी चीजें खाती रहती हो, तभी तो तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो गुस्से में उसे देखते हुए गोया हुई, तो वो जल्दी से उनकी बात सुनते स्टोर रूम की तरफ चली गई। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसे तो यहाँ अपनी जरूरत की चीजों के लिए भी उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। सुबह फायदा की बारात थी। फायजा दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी हुई थी, तब वो कमरे में दाखिल हुई। फायजा उसे देखते हुए तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहने लगी, तुम तो मेरी उत्तरन पहनकर भी बहुत हसीन लग रही हो। फायजा की बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये आपके गुलाब के फूलों के गजरे। वो उसे पकड़ाने लगी तो उसने एकदम से उसके हाथों से खींच लिया और नफरत से उसे देखते हुए कहने लगी, आज के बाद मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये कहते हुए वो अपने हाथों में गजरे डालने लगी। ये देखो, मैं कितनी हसीन लग रही हूँ, और तुम अपने आप को देखो तो सही। तुम हमेशा ऐसे ही इसी तरह से दुल्हन बनने के ख्वाब देखती रहोगी, और भाई तुम जैसे लड़के को कभी कबूल नहीं करेगा। आज भी उसकी आंखों में नफरत थी, और वो हमेशा ही से उसे नफरत भरी निगाहों से देखती थी, हकारत से देखती थी। बाहर बारात आने का शोर उठा तो वो रोते हुए बाहर आ गई। आज उसने सादा सी सफेद रंग की शलवार कमीज जेबतन की हुई थी, जिसके गले और बाजुओं के आगे हल्का हल्का सा काम था। और ये भी मुमानी जान ने बड़ी मुश्किल से उसे एक सूट लेकर दिया था, बाकी उसने फायजा के उतरे हुए कपड़े ही पहने थे। और फायजा से छुपाकर ही मुमानी ने ये सूट उसे लेकर दिया था, क्योंकि फायजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि मुमानी जान अगर उसे कोई चीज लेकर देती। वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, अपने शौहर के पहलू में मौलवी साहब के लिए निकाह पूछ रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद निकाह हो गया। रुखसती का वक्त आ गया। वो रुखसत हुई तो फातिमा को लगा जैसे न जाने कितनी बड़ी मुसीबत चली गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ इस घर में अगर कोई उसे देता तो वो फायजा ही थी। रात सब मेहमानों से फारिग होकर वो किचन में चली गई। किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी, तब अचानक से उसे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डर के एकदम से मुड़कर देखा तो सामने वो सीने पे बाजू बांधे हुए उसे देखे जा रहा था। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? वो मरने से उसके पास आते हुए बोला। तो हाँ, वो कांपती हुई आवाज में बोली, अरे क्या हो गया है? पहले तो तुम इतना ज्यादा बोलती थी, मेरा दिमाग खाए रखती थी। अब क्या हुआ है? अब तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए बोला। वो बार बार किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी।
वहाब ने उसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। क्या हुआ है? देखो, मुझे बताओ, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मुझे देखो। वैसे आज भी तुम हरकतों से छोटी बच्ची ही लगती हो। बस अब बोलती नहीं हो। क्यों नहीं बोलती? वो नरमी से उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए खोया हुआ। वो रुहाब को इतनी हसीन लग रही थी कि उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। मेरे लिए कमरे में चाय लेती आना। बहुत तलब हो रही है। चाय की भी। और आगे वो अपनी बात अधूरी छोड़ता हुआ कमरे की तरफ चला गया। उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों के साथ चाय कप में डाली और कप उठाते हुए पहले मनाने के कमरे में लेकर आई। फिर जब वो रोहाब के कमरे की तरफ गई तो रोहाब की मानी इस बात को वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो जाते जाते उसे क्या कह गया है, मगर उसे रोहाब से एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। जब वो इस घर में आई थी तो रोहाब उसका ख्याल रखता था। बेशक वो उसके निकाह में थी और दोनों ही इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी अपनायत का बहुत एहसास दिलाता। डरते हुए कमरे का दरवाजा खोलती कमरे के अंदर दाखिल हुई। ये आपकी चाय। उसने साइड टेबल पर चाय रखी और जल्दी से अपना दुपट्टा सेट करती हुई बाहर की तरफ जाने लगी जब रोहाब ने उसको बाजुओं से पकड़ा। किधर भागने की कोशिश कर रही हो? ये कहते हुए उसे खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। आप ये क्या कर रहे हैं? नुमानी जान है घर में, आ जाएंगी। अरे क्या है? नहीं आती। और कोई भी नहीं आता। कमरे का दरवाजा लॉक है। ये कहते हुए उसकी गाल को धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर उसकी आंखों में देखने लगा। पता नहीं क्यों मैंने सोचा था मैं इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, वो एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ गई। नहीं, खुदा के लिए प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने मर जाना है। अगर आपने मुझे छोड़ा। तो वो रोते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना ज्यादा क्यों रोना शुरू हो गई हो? मैं तो बस एक बात कर रहा था। मैंने सोचा था, लेकिन तुम इतनी हसीन होगी तो तुमको देखते ही मेरी नीयत बदल गई और मेरा जी चाह रहा है कि काश मैं बाबा की बात मानकर ये कह देता तो मुझे रुखसती करवा कर दे दें। ये कहते हुए वो एकदम से उसकी गर्दन के ऊपर झुका। उसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए वो एकदम से उससे दूर होने लगी। वो जैसे जैसे उसके करीब आ रहा था वो रोते हुए कहने लगी, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप मुझसे दूर रहें। और अगले ही लम्हे उसे कल रात वाली उसकी हालत याद आई तो वो फौरन से उससे दूर होकर कहने लगा, पॉली, तुम अपना ख्याल रखो। अपने कमरे में जाओ। वो निगाहें झुकाए हुए उसके सामने बैठी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। किस चीज से डर लगता है? उसे दिल चाहा कि वो उसे सब कुछ बता दे कि मुमानी का उसके साथ कैसा रवैया था। मुमानी ने उसके साथ क्या कुछ किया, मगर वो चाह के भी कुछ बता ना पाई। चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहते हुए उठी और क्वार्टर की तरफ जाने लगी जब मुमानी ने उसे बुलाया। सुनो फातिमा, ऊपर वाला कमरा मैंने दोबारा सेट करवा दिया है। कल से तुम वहीं पर रहोगी। और खबरदार, खबरदार जो तुमने रहाब को ये बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथ कैसा रवैया अख्तियार करती हूँ। वो गुस्से में उसे देखते हुए बोली तो उसने इस बात में सर हिला दिया। उसने ये तो शुक्र अदा किया
कि उसे उसका कमरा मिल चुका था, और हाँ, उस कमरे की अलमारी में तमाम चीजें पड़ी हुई हों। वो अपने कमरे में आकर शुक्र अदा कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि कल फिर वलीमे के फंक्शन के बाद फायजा ने वापस आ जाना है। ना जाने अब फिर फायजा का रवैया उसके साथ कैसा होगा। वो बस उसी बारे में सोचे जा रही थी। मम्मा, इतनी रात को आप मेरे कमरे में? वो अभी शावर लेकर निकला था। सामने सोफे पे बैठी हुई राहिला बेगम को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मम्मा, बोले। वो आकर उनके पास ही बैठ गया और आहिस्तगी से उनकी गोद में सर रख लिया। मम्मा, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया था। उनके हाथों को अपने लबों से लगाते हुए गोया हुआ। मुझे पता है मेरी जान, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया। उसके पेशानी पर बोसा दिया। बेटा, मैंने तुम्हारी खाला जान से हानिया के बारे में बात की थी। तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? ये सुनकर उसके पेशानी पर बल नमूदार हुए और वो एकदम से उठकर बैठ गया। क्या मतलब है मम्मा? मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, तुम क्यों नहीं समझते? उस वक्त जब हमने फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह किया था, तो तुमने बोला था कि तुम मेरी पसंद की लड़की के साथ शादी करोगे। अब मैंने तुम्हारी खाला से हानिया के बारे में बात की है, और मैं यही चाहती हूँ कि हानिया के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। ये सुनकर वो उठकर बैठ गया। नहीं मामा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं फातिमा को अपनी शरीके हयात के तौर पर देखता हूँ। मैं उसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर राहिला बेगम हत्ते से ही उकड़ गई। क्या फजूल बातें कर रहे हो रुहाब? तुम्हारा दिमाग ठीक है? जगह पर है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हूँ। हाँ मम्मा, मेरा दिमाग जगह पर ही है, और मैं बिल्कुल भी किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं फातिमा के साथ ही आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहता हूँ, और बाबा भी यही चाहते हैं कि मैं फातिमा के साथ ही आगे बढ़ूं। और हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ कि आप लोग फातिमा को मेरे साथ रुखसत कर दें। राहिला बेगम गुस्से में कहने लगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी, और कभी इस लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। वो परेशान हो गया कि फातिमा को कुछ ना बोले। अगले दिन वो वलीमे के फंक्शन में देख रहा था कि सारे काम फातिमा ही कर रही थी, और हर चीज को फातिमा ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था। वो बार बार उसे देखता। रात काफी देर हो चुकी थी। उसने देखा तो फातिमा अभी तक बाकी के बचे कुछ मेहमान थे, उनको चाय दे रही थी। फातिमा, एक काम करना, चाय देकर जरा मेरे कमरे में आना। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। उसने रुहाब की तरफ देखा। फायजा खूंखार निगाहों से उसे देखने लगी। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। मम्मा, इसे भाई के आगे पीछे मत घूमने दें। कहीं ऐसा न हो कि ये भाई को ही हमसे छीन ले। फायजा, क्या हो गया है? ऐसा ऐसा क्यों कह रही हो? उनकी बीवी है, फायजा के शौहर ने नरमी से कहा। बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं जानते ये कैसी लड़की है। इससे बच कर रहना। ये हर मर्द को अपने हुस्न के जाल में फांसने की कोशिश करती है। वो सबके सामने ये बात भूल गई, और फातिमा का जी चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो दूसरों के सामने उसके किरदार को कैसा बनाकर पेश कर रही थी। उसे हैरत हुई।
وہ جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے والی ٹرے اٹھاتی کچن میں چلی گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی طرف دیکھتے جلدی سے وہ ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد باہر آئی تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے۔ اس نے رحاب کے کمرے کی طرف دیکھا اور اس کے کمرے میں گئی۔ آہستگی سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ رحاب جانتا تھا کہ فاطمہ ہی ہوگی۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ فاطمہ کو دیکھتے ہی اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکی۔ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ اس نے نرمی سے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تو ایک دم سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ درد ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک دم سے اپنے پیٹ پر رکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ کو پتا ہے، میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے، میرا خیال رکھے۔ مجھے کوئی ایسا انسان چاہیے جو میری ساری تکلیفوں کو دور کرے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کی مما میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنے اوپر کیا ہوا ہر ستم بتانے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگلے لمحے اس کے بازوؤں کے حصار میں لڑکھڑا کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ وہ اسے لے کر فوراً اسپتال چلا گیا۔ راحلہ بیگم کو اس بات پر بھی بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس لڑکی نے پھر سے اپنے ڈرامے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، ان کو شاید کچھ ایشوز ہیں، ہم ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو کنفرم کریں گے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور بتایا کہ کچھ پری مینسس کے ایشو ہیں اور کچھ اور پرابلم ہیں جن کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ یہ سن کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، مارننگ میں میرے کلینک پر آئیے گا، میں وہاں پر ان کے باقی مزید ٹیسٹ وغیرہ کروں گی۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر ان کو کہیں اپنی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو بہت گرم ہو اور کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو ان کی کنڈیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کچھ احتیاطیں وغیرہ لکھ کر دیتی ہوں، آپ ان کے شوہر ہی ہیں نا؟ ڈاکٹر نے پھر کنفرم کرنا چاہا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی جی، یہ میری وائف ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، شاید آپ کی ابھی ابھی ہی شادی ہوئی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ابھی تک صرف ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اچھا، تبھی میں کہوں کہ لگتی تو نہیں ہے، یہ تو بالکل انمیرڈ لگتی ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کے دیں، کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں اور کچھ اس کی ڈائٹ وغیرہ کا پلان کر کے دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ سن چکی تھی ڈاکٹر نے جو کچھ اسے بتایا تھا۔ اسے اب اور زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو ایک بات بولوں؟ اس نے رحاب کا بازو پکڑ لیا۔ رحاب نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟
परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, वो तो डॉक्टर ने बोला है और मैंने सुन भी लिया। वो अपने हाथों को मरोड़ते हुए गोया हुई। वो मुझे ना क्या हुआ है बताओ। उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो आप इस बारे में ममानी जान को मत बताइएगा, वरना वो मुझे आपकी जिंदगी से निकाल देंगी। वो भर्राई हुई आवाज में गोया हुई। अरे, रो क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली पहली लड़की हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई और नहीं आएगी। तुम ही पहली और आखिरी लड़की हो, और अब तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पास हूँ, तुमसे दूर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो मोहब्बत से उसे समझा रहा था। वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत ज्यादा अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार मेरी अजियत और तकलीफों का सिला मुझे मिलने वाला है। वो रोते हुए बोली तो वो उसे अपने सीने से लगा गया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। अच्छा बस, अब बिल्कुल भी नहीं रोना। वो उसे लेकर घर आ गया। उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी। उसका चेहरा ऐसे था जैसे गोया किसी ने उसके वजूद से सारा खून निचोड़ लिया हो। हल्की हल्की सुबह हो रही थी जब वो उसे लेकर घर आया। राहिला बेगम की पेशानी पर बल नमूदार हुए। अरे, इसको कहाँ लेकर गए थे, वो भी इतनी सुबह सुबह? ये सुनकर उसने नरमी से कहा, जाओ तुम मेरे कमरे में, अपने कमरे में जाने की जरूरत नहीं। अरे अरे, तुम दोनों की कौन सा भी रुखसती हुई है जो तुम उसे अपने कमरे में जाने का कह रहे हो? मम्मा प्लीज, कभी तो किसी बात को समझने की कोशिश किया करें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी माँ नासमझ है, या मैं छोटी बच्ची हूँ जो मैं बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही? मम्मा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। समझें कि वो बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रही है। प्लीज, खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि उसे दोबारा से कोई तकलीफ देने की कोशिश मत कीजिएगा। वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी। आपको कैसा महसूस होगा अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे जो आपने उसके साथ किया है? अच्छा, तो अब इस लड़की ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है। मैंने तो आज के बाद इस लड़की को मुंह भी नहीं लगाना। ये कहती हुई वो चली गई। वक्त गुजरने लगा। वो कभी भी उसे नहीं बुलाती थी। वो हर वक्त कमरे में रहती थी। जब वो ऑफिस से काम से वापस आता, तब उसके साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारता था। मम्मा, आपको पता है मैंने भाभी की रिपोर्ट्स देखी थी, फातिमा की। तुम्हें पता है क्या था उनको? उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसे तो कभी हमारे भाई की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। ये सुनकर उनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। बेटा, मैंने तो उसे इतना बोला कि हानिया के साथ शादी कर लो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। मगर न जाने इस लड़की ने कौन सा जादू उस पर कर दिया कि ये लड़का मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही कि मैं क्या काम करूं। मम्मा, एक काम करते हैं ना, इस लड़की को उस घर से निकाल देते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं कि ये लड़की खुद ही इस घर से चली जाए और हमारा पीछा छोड़ दे। पता नहीं बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये हमारी जान छोड़ दे। वो दोनों आपस में बातों में लगी हुई थी। इतने में फायजा का शौहर आ गया। चलें, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो। जी जी, वो अपना बैग उठाती हुई कहने लगी।
चलें ठीक है मम्मा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। ये कहते हुए वो बाहर गई। वैसे तुम अपनी भाभी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो? वो ड्राइविंग करते हुए गोया हुआ। क्या मतलब है नफरत क्यों करती हूँ? वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि एक आंख नहीं भाती। क्यों नहीं भाती? अरे, आपको इतना ज्यादा तजस्सुस क्यों हो रहा है उसके बारे में जानने का? क्योंकि जो तुम अपनी मम्मा से बात कर रही थी, इससे आगे वो खामोश हो गया, कुछ बोला नहीं। क्या मतलब है? क्या बात कर रही थी? आप हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहते थे? वो हैरत से उसे देखने लगी। उसने एकदम से एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी और अगली बात जो उसके शौहर ने बोली थी, वो सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल दी हो। वो हैरत से उसे देखने लगी, नफी में सर हिलाने लगी। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूंगा? मैं सच कह रहा हूँ। आधी रात को उसके पास आया और पूछा, कैसी तबीयत है? उसके सर को आहिस्तगी से उठाकर अपनी गोद में रखते हुए धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। वो अपनी आंखें बंद किए महज इस शख्स के लम्स को महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे उसकी पेशानी को दबा रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही लेटी हुई हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बताओ, पेन हो रहा है तुम्हें? वो नरमी से उसके गालों को सहलाते हुए गोया हुआ, तो उसने नफी में सर हिलाया। उसने उठकर अपना सर उसके सीने पर टिका दिया और वो उसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम करके उसे खींच कर अपनी आगोश में भर गया था। फिर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके साथ बातें करने लगा। वो उसकी सांसों की तपिश को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती। अगले लम्हे उसके चेहरे को देखने लगी। आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? वो एक अपनायत और लाड से पूछ रही थी। मैंने बोला ना, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ऐसे सवाल क्यों पूछती हो? फिर भी फिर भी मुझे डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले लम्हे वो फातिमा के चेहरे को देखने लगा था और एकदम से उसके और अपने दरमियान के फासले खत्म करते हुए उसके करीब आ गया और बिल्कुल उसके ऊपर झुककर अपने लब उसकी गर्दन पर रख दिए। वो हैरत से उसे देखने लगी। प्लीज पीछे हट जाएं। आप क्या कर रहे हैं? उसने रुहाब के सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा था। आज मैं अपने और तुम्हारे दरमियान के तमाम तर फासले खत्म करना चाहता हूँ। रुहाब की सांसों की तपिश उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिशें करने लगी, मगर वो उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता हुआ बिल्कुल उसे अपने करीब कर गया और उसके कान में मीठी मीठी सरगोशियां करने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो उसकी मोहब्बत में भीगती चली गई। फिर पूरी रात यूं ही उसने गुजार दी। अगले सब उसके सीने पर सर रखे हुए सो रही थी और अपने वजूद पर उसकी चलती हुई उंगलियों को महसूस करके वो एकदम से उठी तो रुहाब मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। रुहाब, ये आप क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई तो रुहाब ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को अपनी हाथों की गिरफ्त में लेते हुए अपने लबों से लगा लिया। कुछ भी तो नहीं कर रहा। ये कहते हुए वो बिल्कुल उसके करीब हुआ। एकदम से उसकी पेशानी से पेशानी टिका गया। वो भी मुस्कुराते हुए अपना सर रुहाब के सीने में छुपा गई। फायजा, क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? रात से तुम रोए जा रही हो। रोना तो बंद करो ना।
उसने फायजा को अपने सीने से लगाया हुआ था। तुम उसके साथ इतना गलत करती थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। मैंने फातिमा के बारे में बहुत गलत बात की। आप प्लीज मुझे फातिमा के पास ले जाएं, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। वो रोते हुए बोली, देखो, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो नरमी से उसे समझाने लगा, मुझे नहीं समझ आ रही, और आपको पता है, मुझे औलाद की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। मैं तो मम्मा को बोल रही थी कि हम भाई की दूसरी शादी कर देते हैं, फातिमा कभी औलाद नहीं दे सकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरे अपने साथ भी हो जाएगा। फायजा के होंठ लरस रहे थे। उसके शौहर ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। देखो, डॉक्टर ने बोला तो है कि इलाज होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तुम सारी जिंदगी बे औलाद रहोगी। देखो, हम इलाज करवाएंगे ना, लेकिन अगर फिर भी ना हुई तो आप दूसरी शादी कर लेंगे ना। वो उसके बाजुओं से लिपट कर हिचकियों के साथ रोते हुए गोया हुई। नहीं, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा फायजा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने बताया ना हमेशा से कि मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ और कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उसे अपने हिसार में ले गया था। मैं फातिमा से माफी मांग लूंगी। मुझे लगता है फातिमा ने मुझे बद्दुआ दी थी। फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। तुम परेशान मत हो, बस अपनी मम्मा को समझाने की कोशिश करो कि उस मासूम के साथ जुल्म करना छोड़ दें। देखना, तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। ये दुनिया मकाफाते अमल है। क्या पता मेरी जगह पर यहाँ पे कोई और शख्स होता। मैं तो समझ गया हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ, मगर यहाँ पर यकीनन कोई और होता तो वो एक पल सोचे बगैर तुम्हें सोच छोड़ देता। लेकिन तुम्हारे भाई ने उस मासूम के साथ ऐसा नहीं किया, तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उसे अपने हिसार में मजबूती से ले गया। वो अपनी आंखें बंद करके पुरसुकून हो गई। उसे ये यकीन हो चुका था कि वो शख्स उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन फायजा आई थी, लेकिन फायजा के जाने के बाद वो देख रही थी कि अचानक से मुमानी का रवैया बहुत बदल गया था। राहिला बेगम बहुत नरमी से उससे बात कर रही थी। आधी रात का वक्त था। आज वो घर पर नहीं था। इतनी रात को वो राहिला बेगम को अपने कमरे में लेकर बहुत ज्यादा डर गई। राहिला बेगम एक एक कदम चलते हुए उसके पास आई और अगले लम्हे उसके कदमों में बैठ गई। फातिमा ने अपने पाँवों को पीछे कर लिया। ये आप क्या कर रही हैं? वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। फातिमा बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने जो जुल्म किया, जो ज्यादती की, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ मेरी बेटी को बर्दाश्त करना पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए बोल रही थी। अरे मुमानी, आप ये क्या कर रही हैं? वो डरते हुए उनसे पूछने लगी। बेटा, तुम्हें मालूम है, जो मसला तुम्हारे साथ है वही मेरी बेटी के साथ भी है, और मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करती थी, तुम्हें बुरा भला कहती थी, और अब वो सब कुछ मेरी अपनी ही बेटी के साथ हो रहा है। मुमानी, आप प्लीज रोना बंद करें, अल्लाह बेहतर करेंगे। वो बहुत मोहब्बत और अपनायत से उन्हें हौसला देने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था ना, मुझे इसी सब की सजा मिल रही है। नहीं मुमानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेटा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं धूमधाम से तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को बद्दुआ मत देना। मुमानी जान, मैंने पहले भी कभी फायजा आपी को बद्दुआ नहीं दी, और ना ही उन्हें कभी बद्दुआ दूंगी।
आप परेशान मत हो। वो नरमी से उन्हें समझाने लगी। बेटा तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके हाथों को पकड़कर अपने लबों से लगा गई। उसके बाद उनका रवैया एकदम से फातिमा के साथ बदल गया। गोया उन्हें एहसास हो गया था। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि वो तुम्हें ब्याह कर तुम्हें उसके साथ रुखसत करके रहेंगी और दुल्हन बनाकर तुम्हारे कमरे में खुद लेकर जाएंगी। वक्त गुजरने लगा और बिला आखिर वो दिन भी आ गया जब वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी हुई थी और वो हैरत से उसे देखे जा रहा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो कहने लगी, वैसे मुझे बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि इतनी जल्दी मुमानी जान कैसे बदल गई। ये बस मेरा और मेरी बहनों ही का प्लान था। छोटे से प्लान की वजह से देखो सब कुछ कितना बदल गया है। क्या मतलब? फायजा आपी से आप लोगों ने झूठ बोला था? वो उसकी आंखों में देखते हुए गोया हुई। और इतना बड़ा झूठ? वो क्या है ना, फायजा और मम्मा से जब तक हम झूठ ना बोलते तब तक वो कभी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकती थी। अगर छोटा सा झूठ किसी को सीधे रास्ते पर डाल दे तो इतना झूठ बोलने में फिर कोई बुराई तो नहीं ना। वो नरमी से उसे समझाने लगा। और वैसे भी अब उनके पास गुड न्यूज़ है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए खींच कर वो उसे अपने बाजुओं के हिसार में ले गया। वो अब भी डर रही थी। उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा उस शख्स की गुर्बत में, लेकिन अब भला वो कहाँ इससे दूर रहने वाला था। वो इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। सब कुछ ठीक हो गया था और शादी के कुछ वक्त बाद ही